जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप लियो ने बिशप अल्बर्ट हेम्ब्रोम को गुवाहाटी का सहायक महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। जबलपुर में हिंदू भीड़ ने कैथोलिक स्कूल में तोड़फोड़ की। यूनिवर्सल सॉलिडेरिटी मूवमेंट ने 34 साल पूरे किए युवाओं की ईमानदारी को सम्मानित किया। पुरोहित का म्यूजियम जॉन पॉल द्वितीय और मदर टेरेसा को सम्मान देगा और मौन धर्म प्रचार का जरिया बनेगा। एफएबीसी असेंबली से पहले जेसुइट पुरोहित ने एशियाई बिशपों से आग्रह किया कि महिलाओं को उनका सही स्थान दे। स्टैन के हत्यारे की आज़ादी की कोशिश से ईसाइयों के लिए दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई। अंग्रेजी भाषा पर बहस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कैथोलिक शिक्षाविदों ने एकता बनाए रखने का आग्रह किया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप लियो ने बिशप अल्बर्ट हेम्ब्रोम को गुवाहाटी का सहायक महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। पोप लियो ने डिब्रूगढ़ के धर्माध्यक्ष माननीय अल्बर्ट हेम्ब्रोम को गुवाहाटी धर्म प्रांत का सहायक महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति की घोषणा 16 जुलाई को हुई। गुवाहाटी महाधर्म प्रांत के नवनियुक्त सहायक महाधर्माध्यक्ष अल्बर्ट हेम्ब्रोम का जन्म 27 फरवरी 1969 को असम के तिनसुकिया जिले स्थित कोनापाथार गांव में हुआ था। उन्होंने डिब्रूगढ़ के संत जोसेफ माइनर सेमिनरी में शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त की और शिलोंग के शास्त्री कॉलेज में दर्शन शास्त्र और ई शास्त्र की पढ़ाई की। उनका पुरोहिताभिषेक 25 अप्रैल 1999 को डिब्रूगढ़ धर्म प्रांत में हुआ। अपने पुरोहिताभिषेक के बाद माननीय हेम्ब्रोम ने डिब्रूगढ़ धर्म प्रांत में कई प्रेरितिक और शैक्षणिक पदों पर सेवाएं की। जबलपुर में हिंदू भीड़ ने कैथोलिक स्कूल में तोड़फोड़ की। जबलपुर में हिंदुओं की एक भीड़ ने कैथोलिक स्कूल में तोड़फोड़ की। यह घटना तब हुई जब स्कूल के एक पूर्व कर्मचारी ने मैनेजमेंट पर उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। कलीसिया के एक अधिकारी ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताया। 14 जुलाई को भीड़ ने जबलपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित सेंट एलियास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में घुसकर ईसाई विरोधी नारे लगाए और इमारत पर पत्थर फेंके। स्कूल चलाने वाले जबलपुर कैथोलिक डायसिस के सीनियर पुरोहित और शिक्षक फादर थेकाचंद जोस ने कहा, उन्होंने खिड़कियों के कई शीशे तोड़ दिए लेकिन पुलिस के समय पर दखल देने और नुकसान होने से बच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने कैंपस में लगी सेंट एलियास की आदमकद मूर्ति तोड़ने की भी कोशिश की। पुरोहित ने कहा कि पूर्व कर्मचारी का धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप बेबुनियाद है। जोस ने 15 जुलाई को बताया, हम पिछले 25 सालों से ये स्कूल चला रहे हैं और इसमें अभी लगभग 2500 छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके इतिहास में ऐसा आरोप पहली बार लगा है। यूनिवर्सल सॉलिडेरिटी मूवमेंट ने 34 साल पूरे किए युवाओं की ईमानदारी को सम्मानित किया। यूनिवर्सल सॉलिडेरिटी मूवमेंट यूएसएम ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर 5 युवाओं को ऑनेस्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं के ईमानदारी, शांति और नेतृत्व के गुणों को बढ़ावा देने के संगठन के मिशन को रेखांकित करता है। यूएसएम की अध्यक्षता एनी पवार ने अपने स्वागत भाषण में कहा, किसी आंदोलन ने संगठन के जीवन में 33 साल का समय शायद बहुत लंबा न लगे, लेकिन यूएसएम के लिए ये साल बहुत मायने रखते हैं। इन सालों में हमें युवाओं के बीच माफी, मेल मिलाप, शांति और सद्भावना जैसे मूल्यों को बढ़ावा देकर प्यार की सभ्यता बनाने की दिशा में छोटा सा योगदान देने का मौका मिलता है। पुरोहित का म्यूजियम जॉन पॉल द्वितीय और मदर टेरेसा को सम्मान देगा और मौन धर्म प्रचार का जरिया बनेगा। फादर विजय किरण गर्व से अपने पुरोहित वाले सूट जैकेट पर 2 लैपल पिन लगाते हैं, एक सेंट जॉन पॉल द्वितीय के लिए और दूसरी कोलकाता की संत टेरेसा के लिए। जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में किसी एक भविष्य के संत के सामने होने का ही सौभाग्य मानते हैं, वहीं फादर किरण को दोहरा सौभाग्य मिला है कि उन्होंने भारत में अपने शुरुआती सालों के दौरान इन दोनों हस्तियों से कई बार बातचीत की। दुनिया भर में सम्मानित इन दोनों पवित्र हस्तियों के साथ हुई उन मुलाकातों का जब वह संत बनने की राह पर चल रहे थे, उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। इसका असर इतना गहरा था कि पिछले दशक में फादर किरण ने दुनिया भर से अलग अलग तरीकों से ऐसी सांस्कृतिक और धार्मिक चीजें जमा की जो इन दोनों संतों की याद दिलाती है। जुलाई में अपनी सक्रिय सेवा से रिटायर होने के बाद फादर किरण अपने गृह नगर बेंगलोर लौटेंगे, जो कर्नाटक की तेजी से बढ़ती राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 1.4 करोड़ है। वहां वे धन्य वर्जिन मैरी, सेंट जॉन पॉल द्वितीय और मदर टेरेसा को समर्पित एक म्यूजियम खोलने की योजना बना रहे हैं।
FABC असेंबली से पहले जेसुइट पुरोहित ने एशियाई बिशपों से आग्रह किया कि महिलाओं को उनका सही स्थान दे। जब एशिया भर के कैथोलिक बिशप 20 से 26 जुलाई तक जकार्ता, इंडोनेशिया में फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC की 12वीं पूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक भारतीय जेसुइट ने कलीसिया के नेताओं से आग्रह किया कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण और सिनोडल बदलाव का मुख्य हिस्सा बनाएं, जिससे यह सभा बढ़ावा देना चाहती है। सभा से पहले रेडियो वेरितास एशिया से बात करते हुए फादर सेड्रिक प्रकाश SJ ने कहा कि अगर एशिया में कलीसिया वास्तव में सिनोडल और मिशनरी बनने के बारे में गंभीर है तो उसे अपनी अंतरात्मा की सच्ची जांच करनी चाहिए। गुजरात प्रांत के जेसुइट फादर सेड्रिक प्रकाश मानवाधिकार, सुलह और शांति कार्यकर्ता, लेखक और प्रशिक्षक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। जब से पोप फ्रांसिस ने अक्टूबर 2021 में सिनोडल यात्रा शुरू की, फादर सेड्रिक प्रकाश भारत में सिनोडल की समझ को बढ़ावा देने और गहरा करने में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने इस विषय पर विस्तार से लिखा और उनके लेख दुनिया भर के प्रमुख कैथोलिक प्रकाशनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छपे। स्टेन के हत्यारे की आज़ादी की कोशिश से ईसाइयों के लिए दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई। ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन और उनके 2 बेटों की हत्या के दोषी दारा सिंह की रिहाई का आदेश भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं दिया है। भले ही उनके वकील पत्रकारों को कुछ भी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को बस एक समय सीमा तय की थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने उड़ीसा राज्य के वकील से कहा कि उन्हें 15 अगस्त तक सिंह की सजा कम करने या माफी की अर्जी पर फैसला करना होगा। इस मामले की सुनवाई 19 अगस्त को होनी है। हालांकि सिंह के वकील एडवोकेट AP सिंह ने कोर्ट रूम के बाहर पत्रकारों से कहा कि उनके मुवक्किल को स्वतंत्रता दिवस तक रिहा करने का आदेश दिया गया है। यह फर्क इसलिए अहम है क्योंकि उड़ीसा सरकार ने स्टेट्स रिव्यू बोर्ड ने 6 जुलाई की अपनी बैठक में पहले ही सिंह की रिहाई की सिफारिश कर दी थी। उस दिन उम्र कैद की सजा काट रहे जिन कैदियों पर विचार किया गया था, जिसमें सिंह भी शामिल थे। बोर्ड के अपने आंकड़ों के मुताबिक ऐसे कैदियों की संख्या 56 थी। इसमें से कुछ मामले वे 14 भी शामिल थे जिनमें पहले टाल दिया गया था और जिनके लिए कैदियों के गृह जिलों से नई रिपोर्ट का इंतजार था। अंग्रेजी भाषा पर बहस, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कैथोलिक शिक्षाविदों ने एकता बनाए रखने का आग्रह किया। देश के बहुभाषी समाज में अंग्रेजी की जगह को लेकर बहस तब से और तेज हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या देश में 3 सदियों से ज़्यादा समय से इस्तेमाल हो रही इस भाषा को अब भी गैर देशी माना जाना चाहिए। यह चर्चा 16 जुलाई को नई दिल्ली में एक सुनवाई के दौरान शुरू हुई। यह सुनवाई उन याचिकाओं पर हो रही थी जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE द्वारा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 भाषा नीति को लागू करने को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने बेंच CBSE द्वारा अंग्रेजी को गैर देशी भाषा के रूप में वर्गीकृत करने पर सवाल उठाया। जजों ने कहा कि संविधान में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और भारतीय भाषा का जिक्र है, लेकिन देशी भाषा की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार और CBSE दोनों से जवाब मांगा है। इस मामले ने भाषा पहचान और शिक्षा को लेकर देश भर में चर्चा छेड़ दी है। इस बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए उड़ीसा के कंधमाल जिले के रायकिया स्थित अवर लेडी ऑफ चैरिटी चर्च के स्पोकन इंग्लिश विभाग के प्रमुख फादर सरज कुमार नायक ने कहा कि भाषा को बंटवारे के बजाय एकता को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा, भाषा असल में आपसी जुड़ाव और मेल मिलाप के लिए एक तोहफा है, ना कि बंटवारे के लिए। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।